हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके। तो बेटा, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर नंबर 4 ऑफ अकाउंटेंसी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन विच वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स, है ना? एंड नाउ आवर टॉपिक विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। इससे पहले बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था? आप लोगों को याद होगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है और गेनिंग रेशियो जो है उसको कैसे निकालना है, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाना है। ठीक है। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया बेटा कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी। ठीक है। उसकी बहुत सारी कंडीशंस थी अपने आप में। ठीक है बेटा, तो हमने उन सबको डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया बेटा वो था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, है ना? तो अब जो हमारा टॉपिक जो रहेगा बेटा आज का, वो रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। देखो बेटा, किसी भी फर्म के अंदर जब भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो किसी भी टाइप का हो, भले वो एडमिशन हो, भले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, भले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, उसके अंदर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बेटा अपने आप में। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो रीवैल्यूएशन होगा आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है। तो बोल रहा है इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, एसेट्स आर रीवैल्यूएड एंड लायबिलिटीज़ आर रीअसेस्ड। ठीक है। मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को रीवैल्यू और रीअसेस किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। ठीक है। चेंज हो जाती है जो उनकी वैल्यू, उनको हम लेकर आएंगे। और वो चेंज किसी भी तरीके से हो सकती है। चेंज का मतलब वो अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। क्लियर है बेटा? सच रिवैल्यूएशन विल रिजल्ट इन गेन और लॉस विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। तो जो भी कॉन्सिक्वेंस निकलेगा इन एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने से, ठीक है, तो उससे जो भी कॉन्सिक्वेंस निकलेगा वो या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। ठीक है। और लॉस या गेन कुछ भी हो बेटा, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द पार्टनर्स आर नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू। ठीक है। मतलब पार्टनर्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रिवाइज्ड वैल्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें ही करें। वो नहीं भी करें तो भी चलेगा, करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर दो मेथड इसके बन जाते हैं मेनली। तो फर्स्ट मेथड क्या है? when record revised value of assets and liabilities, and when not to record the revised value of assets and liabilities। ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे बेटा कि जब हम रिवाइज्ड वैल्यू जो होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो रिवाइज्ड वैल्यू होगी जब हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा अपना? फर्स्ट पॉइंट रहेगा बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड। बोल रहा है in such a situation, revaluation of assets and reassessment of liabilities are to be recorded in the accounts. In the account is known as revaluation account और profit and loss adjustment account। समझ रहे हो? मतलब अगर आप शो करते हैं तो आपके लिए जो भी रीअसेसमेंट होगा, जो भी रीवैल्यूएशन होगा एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, उसको आपने क्या करना है बेटा? उसको आपको एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। एक अकाउंट में उसकी रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करनी है। ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? तो बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट की रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बोल रहा है? इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज़ आर टू बी रीअसेस्ड। ठीक है। लायबिलिटी के लिए वर्ड रीअसेस यूज़ करते हैं और एसेट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं रीवैल्यूड। ठीक है। Such revaluation will result in gain or loss which is to be distributed to the partners in their old profit sharing ratio. For the purpose of recording such increase or decrease on revaluation, revaluation account is maintained। तब अगर आपसे पूछ ले कि रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन क्यों किया जाता है, तो आप बोल देंगे कि भाई किसी भी टाइप के जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर लायबिलिटीज और जो एसेट्स उनकी वैल्यूज रीअसेस और रीवैल्यूड होती है तो उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसी के लिए हमें इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके फीचर्स क्या होंगे? तो बोल रहा है कि इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ आर टू बी क्रेडिटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान रखना बेटा, ये मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा बेटा, उसके क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएगा? अगर कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो वो जाएगा, या फिर लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो वो जाएगा। ठीक है।
पहले हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी 10 लाख रुपए की, अब लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 15 लाख रुपए की है, तो 5 लाख रुपए से इंक्रीज हो गया ना बेटा, तो ये 5 लाख की वैल्यू कहाँ जाएगी, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगी। क्लियर है। बोल रहा है डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आर टू बी डेबिटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका बिल्कुल अपोजिट जाएंगे। ठीक है, कि जो भी हमारे पास एसेट्स हैं अगर वो डिक्रीज करते हैं और जो भी लाइबिलिटीज वो इंक्रीज करती हैं तो उनको हम रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल देंगे। क्लियर है बेटा। फिर बोल रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर डेबिटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी ऐसा एसेट जो कि अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो उसको हमें क्या करना है, क्रेडिटेड कर देना है। कोई भी ऐसे लाइबिलिटीज जो अभी रिकॉर्ड नहीं की तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिटेड कर देंगे। क्लियर है बेटा। बोल रहे हैं इफ़ द क्रेडिट साइड इज़ बिगर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से ज़्यादा बड़ी होती है, अगर बड़ी है तो इट रेफर्स टू गेन, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि गेन हुआ है। ठीक है, और वी कैन से प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ़ द डेबिट साइड इज़ बिगर देन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट इट रेफर टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अगर डेबिट साइड बड़ी होती है क्रेडिट साइड से तो हम क्या बोलेंगे कि रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है। तो फाइनली सच प्रॉफिट और लॉस इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एट द एंड हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा लॉस आएगा जो भी हमारा गेन आएगा उसको हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिटेड या क्रेडिटेड कर देना है बेटा। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज समझो, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या होंगी, तो बोल रहा है अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब हम रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट लेके चल रहे हैं बेटा, तो मेन इसमें जो पॉइंट आएगा रीवैल्यूएशन। ठीक है, उसको हम मेन बेस लेके चलेंगे। तो पहला पॉइंट बोल रहा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। तो देखो बेटा हमें पता है एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, एंट्री आपको बेटा याद नहीं करें, रट्टा नहीं मारनी, सिर्फ समझनी है, आपको ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में आ जाएंगी। ठीक है, आपके माइंड में बस इतना पता होना चाहिए आपको कि एसेट्स का बैलेंस तो भाई डेबिट होता है। ठीक है, और एसेट्स का बैलेंस अगर डेबिट है और वो इंक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब वो डेबिट ही तो कर रहा है ना। जिसका बैलेंस जो है और वो इंक्रीज़ करेगा तो वो उसी फ्लो में जाएगा आगे, है ना। डेबिट था तो डेबिट के फ्लो में जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट के फ्लो में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसेट्स डेबिट है, इंक्रीज करा तो डेबिट के फ्लो में जाएगा, इसलिए हमने एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया है। अब यहाँ इंडिविजुअली का मतलब क्या है कि कोई भी एसेट्स हो, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है, लोज टूल्स है, तो मतलब जो भी एसेट्स का नाम होगा उसको एसेट्स के नाम को आप हम लिख देंगे। और किसकी वजह से हुआ ये, रीवैल्यूएशन की वजह से हुआ है ना, तो क्या आएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा तो एसेट का फ्लो क्या था, डेबिट, लेकिन उसके अपोजिट जा रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो हम एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और ऊपर क्या चल जाएगा, रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट जो भी इंडिविजुअली होगा। तो ये एंट्री बहुत ईजी एंट्री में इसकी, है ना। बोल रहा है अगला पॉइंट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब फ्लो किस तरफ है, क्रेडिट साइड है। और लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्लो क्या है, क्रेडिट, और फ्लो किस तरफ जा रहा है, क्रेडिट साइड ही जा रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो हम लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, किसकी वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, अगर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है तो अब लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस, पर उसका फ्लो क्या जा रहा है, अपोजिट, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो डेबिट से क्रेडिट बैलेंस से अपोजिट जाएगा तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा, बस इतना ध्यान रखना आपने। यस, रिकॉर्ड ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर एसेट आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए थे अब लेकिन आपको रिकॉर्ड करने चाहिए थे तो आप रिकॉर्ड करोगे, तो एसेट की वैल्यू तो इंक्रीज ही कर रही है एक तरफ से बेटा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट होता है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको रिकॉर्ड करना है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी, मतलब हमारा लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज करेगा। तो हमने क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज कर दिया तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। क्लियर है बेटा, बहुत इजी पॉइंट्स है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे उसमें आपको बैलेंस को ट्रांसफर भी तो करना है। तो दो कंडीशन यहाँ पर आएंगी, इन केस ऑफ गेन, इन केस ऑफ लॉस। अगर गेन होगा तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, क्योंकि गेन है तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करेंगी और पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स क्रेडिट करंट कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। हाँ जी, इन केस ऑफ लॉस तो अपोजिट एंट्री कर देंगे हम,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बेटा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, अब कुछ बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और फर्म की जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे बेटा, है ना। तो बोल रहा है एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड बाय द फर्म टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मे बी इनकर्ड एज अ रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर और एज अ पेमेंट टू आउटसाइड पार्टी फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किया जाएगा, अगर वो पार्टनर को दिया जाए तो हम उसको रेम्यूनरेशन यहाँ बोल देंगे, और पेमेंट होगी तो हम आउटसाइड पार्टनर्स को, जो आउटसाइड पार्टी है उसको भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको भी हम क्या बोल देंगे, रेम्यूनरेशन बोल देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ बोल रहे हैं दीज एक्सपेंसेस आर डेप्टेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इन जो भी एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेप्टेड कर देते हैं, बीइंग एन एक्सपेंस इनकर्ड इन द इवेंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट कर दिया जाएगा। हाँ जी, तो एंट्रीज क्या क्या पास होंगे बेटा, वो देखो जरा इसमें। पहला पॉइंट बोल रहा है कि फॉलोइंग एंट्रीज पास्ट व्हेन रीवैल्यूएशन इज पेड टू अ पार्टनर। ठीक है, जब बोल रहा है रेम्यूनरेशन जो होगा, रेम्यूनरेशन जो है वो पे किया जाएगा पार्टनर्स को, तो क्या होगा एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रेम्यूनरेशन दी गई है तो उसके पार्टनर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। हाँ जी, अब देखो बेटा इसके अंदर मेन पॉइंट क्या होगा, जर्नली रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर इज कंसिडरेशन पेड फॉर द सर्विसेज रेंडेड बाय हिम। जर्नली यही होता है कि जो भी रेम्यूनरेशन आप पार्टनर को दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो, फ्री में तो दोगे नहीं, कुछ ना कुछ सर्विस रेंडर की है उसके बदले में तभी आप दे रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। हाँ जी, तो बोल रहा है दिस रेम्यूनरेशन में समटाइम इंक्लूड एक्सपेंस दैट आर बोर्न बाय पार्टनर। ये मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू हु पेड द एक्सपेंस, इट इज़ एज्यूम्ड दैट पार्टनर हैज़ पेड द एक्सपेंस। ठीक है, इफ द पार्टनर इज टू बियर द एक्सपेंस एंड आल्सो बीन पेड बाय हिम, नो एंट्री इज पास्ट। ध्यान रखना इस चीज़ को कि रेम्यूनरेशन समटाइम जो होता है वो जो एक्सपेंस इंक्लूड होता है वो किसके थ्रू बोन होता है, पार्टनर के थ्रू। मतलब पार्टनर ही बोन कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है। ध्यान रखना, पार्टनर ने एक्सपेंस को बोन किया, मतलब पार्टनर का एक्सपेंस बन रहा है, पार्टनर ने ही पे कर दिया, तो उस केस में हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। बोल रहा है इफ़ एक्सपेंस दैट वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर बट आर पेड बाय द फर्म, तो कंडीशन चेंज होगी ना। अगर एक्सपेंस बोर्न कौन कर रहा है, पार्टनर, पर उसकी पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रहे हैं, है ना। तो एंट्री इज पास्ट एज फॉलो, तो उस केस में एंट्री पास की जाएगी। एंट्री क्या होगी, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसने बोर्न किया है, टू कैश और बैंक अकाउंट। ध्यान रखना, टू कैश और बैंक अकाउंट, मतलब उससे पैसा ले लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सपेंस था लेकिन फर्म ने पेमेंट की है तो उससे बाद में पैसा लिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बोल रहा है इफ़ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय फर्म, मतलब जो एक्सपेंस थे वो इनकर भी किसने किए, फर्म ने, और पेमेंट भी किसने करी, फर्म ने, फर्म के थ्रू हुई है, फर्म के नाम से हुई है। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। उस केस में कोई पार्टनर का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एक्सपेंसेस के बाद पॉइंट थे। अब हम देखो स्पेसिमेन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो अकाउंट है किस तरीके से बनाया जाएगा। बेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखो। तो पहले तो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर ऊपर, ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड जो हम अभी तक करते आए थे, पर्टिकुलर्स रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इस तरफ तुम्हें क्या बताया था कि बाय एसेट्स इंडिविजुअली जब इंक्रीज कर रहे हैं तो डेबिटेड क्या होंगे, क्रेडिटेड होंगे, है ना। क्योंकि अब देखो एसेट्स जो है जब नॉर्मली एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या होती है बेटा, एसेट्स जब इंक्रीज कर रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब उसको अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि एंट्री से अपोजिट होता है अकाउंट का। हमने क्लास 11th में इसी को समझा था बेटा। तो देखो बोल रहा है इंक्रीज इन द रीवैल्यूएशन। ठीक है, अगला बोल रहा है लाइबिलिटीज़ कौन सी, जिनमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है रीअसेसमेंट के अंदर। ठीक है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो भी इस तरफ आएगा। ठीक है, इधर की बात करें तो टू एसेट का मतलब कि एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है तो हम इस तरफ डाल देंगे। ठीक है, टू लाइबिलिटी मतलब कि लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है तब हम इस तरफ डालेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब कि कोई लाइबिलिटी ऐसी थी जो रिकॉर्ड नहीं की गई थी, तो अगर उसको अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको भी डेबिट साइड डाल देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, उसका रेम्यूनरेशन आ गया,
ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट का मतलब क्या है कि जो एक्सपेंस फॉर्म किसने बोन किया है, फॉर्म ने बोन किया है, फॉर्म ने इसको पेमेंट किया है। पीछे हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, वो एंट्री इसमें आ जाएगी, है ना। फिर बोल रहा है कोई गेन आएगा तो पार्टनरशिप कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, कोई लॉस आएगा तो वो भी पार्टनरशिप कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। क्लियर है। तो ये आपका अकाउंट का जो स्पेसिमेन है इस तरीके से रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को बेटा। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं बेटा। देखो ये और भी इसी तरीका आपके सामने समझने का कि सिंपल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनेगा बेटा, तो बाय इस एरो का मतलब है कि जो ऊपर एरो जा रहा है उसका मतलब क्या है कि इंक्रीज हो रहा है बेटा। इंक्रीज इन एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मतलब कोई भी एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आप किस तरफ लिखोगे, क्रेडिट साइड लिख दोगे, ठीक है। बाय लाइबिलिटी, और देखो एरो नीचे की तरफ है मतलब बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो वो इस तरफ आ गया हरा। टू डिक्रीज इन एसेट्स तो इस तरफ आ गया। टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो वो इस तरफ मतलब डेबिट साइड आ गया, ठीक है ना। मतलब सिंपल तरीका है इसको और भी इजी तरीके से आपको समझने के लिए, तो इसको इस चीज़ को आपने देख लेना बेटा। हाँ जी, बोल रहा है ट्रीटमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो ऐसे जो रीवैल्यूएशन के केस में जब हम लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उससे जो हमारा रिजल्ट निकल कर आ रहा है तो उसकी हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो हमें पता है बेटा कि जब एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज और डिक्रीज करेंगी तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पर हम गेन या लॉस पे पड़ेगा। तो कोई भी गेन या लॉस आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, उसको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस है तो भी, गेन है तो भी। गेन होगा तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जाएंगी, लॉस होगा तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगी। क्लियर है बेटा। हाँ जी। अब बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ध्यान रखना बेटा, पहला पॉइंट हमने क्या था, वो क्या था कि जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रहा है, जब हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को रिकॉर्ड ना करें तब क्या होगा। तो बोल रहा है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स gain or loss on revaluation is adjusted through partners capital account by passing adjustment entry of the capital or current account। ध्यान देना, यहाँ पर आपको जब बोला गया हो कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू वो है, एंट्रीज़ हैं, जो भी उनका ट्रीटमेंट वो शो नहीं करना है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जैसा आप पहले करते आए थे। ध्यान रखना बेटा। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे। पहले तो आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है। इसको निकालने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, पार्टनर्स के जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको आप बना सकते हो वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है। दूसरा आ गया कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, जो आपको पता ही है बेटा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका गिवन होगा। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है तो निकाल सकते हैं आप इसको ईजिली। कैलकुलेट करेंगे प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट, तो नेट प्रपोर्शनेट अमाउंट कैसे निकालेंगे। गेनिंग पार्टनर का क्या करेंगे कि जो भी शेयर्ड अमाउंट निकलेगा उसका नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग वाला का जो शेयर ऑफ सेक्रीफाइस निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन से। जर्नल एंट्री क्या होगी इन केस ऑफ गेन, तो हमें पता है क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस तो एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा। ये एंट्री तो हम पहले भी करके आ चुके हैं, तो इसके लिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ जी। तो अब बेटा जो ये स्टेप हमने किए ना यहाँ पर, ये 1 2 3 4 जो स्टेप आपको दिख रहे हैं बेटा यहाँ पर, ये वाले स्टेप, इनको हम डिटेल में देखते हैं कि डिटेल में क्या करना है। अब यहाँ तो बोल दिया कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, अब नेट इफेक्ट निकालना कैसे है वो देखते हैं अब। हाँ जी, देखिए बेटा स्टेप नंबर 1 पर ये जरा बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। जो रिवैल्यूएशन है उसका नेट इफेक्ट निकालना है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि आप क्या लेके चलना है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब ध्यान दो कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बना रहे थे बेटा, है ना, तो उसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड था, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट किस तरफ आ रहा था, क्रेडिट साइड आ रहा था, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी भी किस तरफ आ रहा था, क्रेडिट साइड आ रहा था। तो क्रेडिट साइड की सारी आइटम जो होंगे उनको तो हम ऐड ही करेंगे ना बेटा। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही किया है, ऐड किया है डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो बात तो वही है, हम एक तरफ से रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना रहे हैं पर ये स्टेटमेंट के फॉर्म में बना रहे हैं, अकाउंट के फॉर्म में नहीं बना रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर अकाउंट को शो नहीं करना है, रिकॉर्ड, है ना। हालांकि तुम वर्किंग नोट में इसको शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें लेस क्या कर देंगे, जो भी डेबिट साइड में जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा,
डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं ना बेटा, तो उसको माइनस करेंगे। लेस करेंगे इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, वो भी उस तरफ लिखते हैं, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। तो इससे अपना क्या निकल जाएगा, नेट इम्पैक्ट निकल जाएगा यहाँ पर। फिर हमें क्या निकालना है, टू फाइंड सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। उसके लिए हमें पता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और उसके लिए हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, है ना, और न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे तो हमारा गेनिंग निकल जाएगा। क्लियर है बेटा, ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा अपना। अब स्टेप नंबर 3 क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शनेट अमाउंट। तो प्रपोर्शनेट अमाउंट तो सेम बोलेगा, जो भी गेन प्रॉफिट शेयर होगा उसको नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सेक्रीफाइस निकल रहा है तो सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेट इफेक्ट से। लास्ट में जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री हम जो पीछे अगर कह रहे सेम वही एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ गेन, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। यस, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये प्रॉपरली समझ में आए कि क्या चल रहा था अभी तक ये। तो बोल रहा है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रेशियो गिवन है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। कोई दिक्कत नहीं है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड the effect of the following revaluation without affecting the books of the assets and liability by passing adjustment entry। very important point बेटा। देखो उसने बोल तो दिया, did decide to record the effect of following revaluation without affecting the books of assets and liabilities by passing an adjustment entry। मतलब आपको एडजस्टमेंट तो करनी है रिवैल्यूएशन की, पर उसको इस तरीके से करना कि आपके जो एसेट्स और लायबिलिटी हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वो अफेक्ट ना हो। सिंपल आप एक एडजस्टमेंट एंट्री करें, मतलब आपको कोई भी ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है यहाँ पर, ना आपको यहाँ पर कोई भी बैलेंस शीट के अंदर कोई भी चेंज करना है। जो भी आपकी बुक वैल्यू थी वही बुक वैल्यू आपकी एज इट इज़ रहेगी, रिवाइज्ड वैल्यू उसके अंदर नहीं आएगी। समझ रहे बेटा? हाँ जी। तो लैंड एंड बिल्डिंग की तो पहले देखो बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है, 5,50,000। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग जो था 50,000 रुपये से इंक्रीज़ कर गया। ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 था, बाद में रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है, 2,40,000, मीन्स 10,000 से डिक्रीज़ कर गया। सैंड्री क्रेडिटर्स पहले ये थे 60,000 के, अब कितने के हो गए बेटा, 55,000 के, तो 5,000 से डिक्रीज़ कर गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज़ होते हैं, इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। 60,000 से 75,000 हो गया, इंक्रीज़ कर गया 15,000 से। क्लियर है। पास नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कर देंगे। हाँ जी। तो बोल रहे हैं कि अब इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1 क्या था, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट के लिए हमें क्या करना है, पहले तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, क्यों हमें पता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी माइनस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट माइनस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। ये 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा, उसके बेस पर हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। तब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट देखो इसके अंदर था ना, लैंड एंड बिल्डिंग देखो 5 लाख से 5,50,000 हुआ है, तो इंक्रीज़ हुआ है तो हम यहाँ पर इंक्रीज़ लिख देंगे। कितना आ गया, 50,000। ठीक है ना बेटा, देख पा रहे हैं आप। दूसरा पॉइंट क्या, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे दिख रहे हैं आपको, ये देखो यहाँ ये वाला पॉइंट देखो, 60,000 से 55,000 हो गया, डिक्रीज़ हुआ है, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हाँ जी। प्लांट एंड मशीनरी देखो जरा, 2,50,000 2,40,000 है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है, तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ क्या होगा बेटा, वो अपना माइनस होगा, तो इसको भी लास्ट वाले पॉइंट को भी हम माइनस कर देंगे, और फर्स्ट वाले पॉइंट को और सेकंड वाले पॉइंट को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो वही देखो इन्होंने क्या यहाँ पर, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स था, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब क्रेडिटर्स था तो हमारी लाइबिलिटी है, डिक्रीज हुआ तो उसको ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है, एसेट्स था, डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर देंगे। ठीक है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी था और इंक्रीज हुआ इसलिए माइनस कर देंगे। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद आपका नेट इम्पैक्ट क्या आएगा बेटा, 30,000। आप चाहें तो इसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, वो और भी ईजी रहेगा आपके लिए, है ना। उस तरीके से भी आपका इम्पैक्ट वही पड़ेगा बेटा, देखो 30,000 आएगा आपका। करके देखना है तो करके देख सकते हैं। ये देखो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो अब हमें पता है जो भी इंक्रीज आएगा वो इस तरफ आएगा, है ना।
तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट निकालो बेटा। इन द देखो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 से इंक्रीज था, तो 50,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था, और कुछ इंक्रीज था बेटा, उसके बाद और कुछ इंक्रीज नहीं था एसेट्स के अंदर, फिर डिक्रीज था इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो वो भी इस तरफ आता है, हमें पता है। तो 5,000 हमारा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, वो भी इस तरफ आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई भी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी था, तो हाँ ठीक है, तो वो हमारे लिए डिक्रीज था, तो हमारा किस 10,000 था ना बेटा वो, तो हमारा इस तरफ आएगा वो। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 आ गया। उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 इंक्रीज था, और वो भी लाइबिलिटीज़ था, तो हमारा वो इस तरफ आ जाएगा बेटा 15,000। अब ऐड करो 50 5 55 हो गया, ये 55,000 बन रहा है यहाँ पर बेटा, और ये कितना बन रहा है 10,000 प्लस 15 25,000 बन रहा है ना। तो 55 में से 25,000 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30,000 ही तो आएगा बेटा, और यहाँ पर कितना आ रहा है 30,000 ही आ रहा है ना। तो घूम फिर के बाद वही आएगी बेटा। स्टेप नंबर 2 देखो, कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता है 5:3:2 था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:3:5 है। तो इन्होंने देखो वही किया बेटा, यहाँ पर पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लिया, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया, उनका डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस लिया तो हमें देखो क्या दिखा कि ये प्लस मारा, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये -3/10 आ रहा है, ये क्या क्या गेन कर रहा है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा बेटा। तो मतलब बी का यहाँ कोई रोल नहीं है, अब ओनली ए और सी का रोल रहेगा। अब हमें पता है कि अगर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और प्रॉफिट तो हुआ है बेटा, हमें देखो गेन तो हुआ है 30,000 का। अब गेन हुआ है तो हमारे माइंड में एक चीज़ तो आ गई कि एंट्री क्या होगी कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, और जो गेनिंग पार्टनर हो उसको क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन है सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये तो आपकी एंट्री हो गई, तो मतलब ये तो आपकी एंट्री होनी है निश्चित है, मतलब एंट्री तो आपको समझ में आ गई एंट्री कैसे होगी। अब एंट्री के अंदर अमाउंट कितना आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जितना पार्ट प्रोपोर्शन बन रहा है, तो टोटल 30,000 था, देखो बेटा 30,000 था ना बेटा, देखो जरा 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना शेयर बनता है उसका 3/10 तो बन रहा है, तो माइनस करो इसको, 3,000 बन गया, 3×3 = 9,000, तो मतलब 9,000 के अमाउंट से हम एंट्री कर देंगे। तो देखो लास्ट में देखो एंट्री की हुई है सी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपीज़ से। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसकी एंट्री कर देंगे बेटा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के अंदर बोल रहा है व्हेन ओल्ड वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, ठीक है। तो ओल्ड वैल्यू अफेक्टेड होंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वैल्यूज़ आर शोन इन द बैलेंस शीट एट अ रिवाइज्ड फिगर, जो भी रिवाइज्ड फिगर होगा वो आएगा। लेकिन जब वैल्यूज़ जो ओल्ड फिगर है वो अफेक्ट नहीं करनी है, ओल्ड फिगर एज इट इज़ रहेंगी, तो नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन जो होगा, ठीक है, उसको ना पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, और बैलेंस शीट के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, मतलब जो बुक वैल्यू थी वो ही चलेंगी, रिवाइज्ड वैल्यूज़ नहीं आएंगी। क्लियर है बेटा। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, सेम जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरीके से एक क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना एक बार, मैंने थोड़ा यहाँ पॉज कर दिया इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने देखना है, और उसके बाद इसको आपने खुद यहाँ पर पॉज करके इसको कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना है। तो इसका सोल्यूशन बेटा यहाँ पर है, ठीक है, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी ऐसे। उसके बाद ये इसका वर्किंग नोट बनेगा बेटा, जिसमें इन्होंने क्या निकाला हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल रखा है, ठीक है। मतलब 3 तो स्टेप करना है, एक तो एंट्री करनी है, एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है, और एक नेट इफेक्ट निकालना है। तो नेट इफेक्ट के लिए आप या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, या फिर क्या कर लेंगे आप जो स्टेटमेंट के थ्रू मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था उस तरीके से कर लेंगे। तो ये बेटा आपका रहेगा, ये क्वेश्चन आपको मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको सिर्फ दिखाया गया है कि आप क्वेश्चन को देख के उसको पॉज करें, उसके बाद इसका जो सोल्यूशन है वो आप निकाल लें। क्लियर है, हाँ जी। तो अब थोड़ा फुल फ्लैश क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, एक जिसमें हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, जिसके अंदर हमारी बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम, जिसके अंदर हमारे कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो सब कुछ बनेगा। मतलब फुल फ्लैश क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा हम उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वर एज फॉलो। उनके बैलेंस शीट हमें गिवन है, लायबिलिटी साइड गिवन है, एसेट साइड गिवन है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 20, जनरल रिजर्व 30, कैपिटल दे रखी है ABC की 1,50,000 25,000, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा, लैंड दे रखा है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये तो हमें दे रखा है बैलेंस शीट।
अब बोल रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ABC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2015 से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट, इसके लिए क्या क्या एग्री किया गया कि गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,50,000। पहला पॉइंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला पॉइंट इसके अंदर आ गया बेटा, फुल फ्लेज क्वेश्चन एक तरफ से। लैंड विल बी रीवैल्यूड एट ₹80,000। ठीक है, लैंड पहले कितने की थी बेटा, 50,000 की थी। आप एसेट्स के अंदर देखेंगे बैलेंस शीट में तो 50,000 की लैंड थी, लेकिन अभी लैंड जो थी वो रीवैल्यूड हो गई कितने की हो गई है, 80,000 की, मतलब 30,000 रुपये से इंक्रीज हो गई है। बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो बिल्डिंग कितनी थी, 50,000 था, तो 50,000 का 6% निकाल देंगे तो उतने अमाउंट से वो डिक्रीज हो जाएगी। क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। तो मतलब क्रेडिटर्स थे वो 6,000 रुपये के, ऐसे क्रेडिटर थे जो एक्चुअली क्लेम बन ही नहीं रहा था, मतलब वो क्लेम नहीं था, वो हमारे लिए क्रेडिटर थे ही नहीं, तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ कम हुई है। ठीक है ना। तो बोल रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फ्री कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। हाँ जी, तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखिए अब इसका सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई दिया। वैसे देखो, अब गुडविल ऑफ द फर्म है, इसका कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। लैंड, अब क्यों रीवैल्यूएशन अकाउंट कर रहे तो हम एसेट्स और लायबिलिटी को लेकर चलेंगे मेनली। तो बोल रहा है लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000, तो 50,000 से 80,000 इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन एसेट्स है कितने रुपए से, 30,000 रुपये से। ध्यान रखना बेटा, 80,000 नहीं लिखेंगे वहाँ पर, जितने से इंक्रीज हुआ उतना अमाउंट लिखेंगे। तो 30,000 आ गया बेटा, तो देखो लैंड यहाँ पर 30,000 कर दिया। उसके बाद जो अपने क्या था नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट था कि बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। ठीक है, बिल्डिंग कितनी थी, 50,000 है बेटा, तो 50,000 का हम क्या निकालेंगे, 6% निकाल देंगे, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 6 या 30, तो 30,000 आ गया, सॉरी 3,000 है ना, कितना आएगा, 3,000। 3,000 रुपये अमाउंट आ गया बेटा, ये क्या है अपना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। देखो डेबिट साइड में तीन, बिल्डिंग का अमाउंट देखो बेटा 3,000 रुपये आ गया है ना, तो ये देखिए बेटा 3,000 रुपया क्या है, बिल्डिंग का अमाउंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट क्या आएगा इसमें, अब बोल रहा है क्रेडिटर्स थे, अब क्रेडिटर्स क्या हुए, खत्म हुए ना, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट साइड जाएगा, तो कितने रुपये से आएगा, 6,000 रुपये से। तो देखो बेटा क्रेडिटर्स 6,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है नहीं, तो कुछ नहीं करना, 30 + 6 को 36,000 हो गया, 36 में से 3,000 ऊपर का माइनस कर देंगे तो बच गया 33। तो 33,000 है उसको हम किस में डिवाइड करेंगे, जो भी उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, 3:2:1 था, है ना। तो कितना अमाउंट था, 33 का था है ना, 33,000 इंटू 3:2 क्या रेशो था बेटा, देखना पड़ेगा, 3:2:1 था, सॉरी 33,000 मल्टीप्लाई बाय 3/, 3 2 5 1 6 6 कर देंगे, 3 1 3 3 2 6। ठीक है, अब डिवाइड कर दो जरा, कितना आएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 0 0, 16,500 आ गया ना। देखो तो यहाँ भी 16,500 आ रहा है। देखो इस तरीके से अगले दो पार्ट में उनका भी आप निकाल सकते हैं बेटा इजीली। तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हो गया। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो कैसे बनानी है बेटा, ये आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट रहेगा, वैसे हालांकि मैं पहले करा चुका हूँ इसको। ठीक है, इससे जो पिछला चैप्टर था उसमें भी थोड़ा समझाया गया था इसको। हाँ जी, अब देखो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, ध्यान रखना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर 3 पार्टनर थे, या तो एक कंडीशन है तीनों पार्टनर्स के अलग अलग कैपिटल बना दो, वो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो हमने क्या किया, तीनों पार्टनर को एक साइड ले लिया। ठीक है, डेबिट बैलेंस तीनों पार्टनर ए का ये, पार्टनर बी का यहाँ रहेगा, पार्टनर सी का यहाँ रहेगा। क्रेडिट बैलेंस पार्टनर ए का यहाँ पर, पार्टनर बी का यहाँ पर, पार्टनर सी का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उस तरीके से बेटा क्या हुआ है। हाँ जी, अब पार्टनर्स जो हैं उनका बैलेंस हमें पता क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस ब्रो डाउन किस तरफ जाएगा, बैलेंस ब्रो डाउन जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब कितना रुपया था हम पीछे जाएंगे तो बैलेंस शीट में देखेंगे, देखो कैपिटल अकाउंट देखा ना ABC, तो ये अपना बैलेंस ब्रो डाउन हो गया। ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमें 1,50,000 25,000, कोई दिक्कत नहीं है, ले आएंगे बेटा यहाँ पर। तो देखो बेटा 1,50,000 और 25,000 यहाँ पर हमें गिवन है, तो निकाल दिया हमने। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, उससे हमें गेन हुआ था, तो उसको हमने ट्रांसफ़र किया था ना बेटा,
कहाँ ट्रांसफ़र किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो जरा यहाँ पर ये था ना, देखो अगर सिंपल 2 अकाउंट में हम जब ट्रांसफ़र करते तो अगर देखो ये इस तरफ है तो हम क्रॉस करते हैं ना ऐसे क्रॉस, तो ये वाला सारा अमाउंट जो है किस तरफ जाएगा, इस तरफ जो अलग अलग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा, उस तरफ भेजेंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट जो भी होगा तो हमारा किस तरफ जाएगा। बेटा एक चीज़ वो ध्यान रखो, ये वाली साइड क्या है, पार्टनर की जो पार्टनर वाली साइड है कि जो पार्टनर के लिए जो भी अच्छा होगा, मतलब जो भी उसको ऐड ऑन करेगा, पार्टनर की कैपिटल को जो भी इंक्रीज करेगा वो सारा इस तरफ आएगा। इस तरफ क्या आएगा, जो पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करेगा। इस तरफ क्या आएगा, जो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी को ध्यान रखना है, इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज। तो अब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगा ना बेटा, तो हमने उसको इस तरफ डाल दिया। ठीक है, तो ये देखो बेटा आपके सामने अमाउंट डाल दिया कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 16,500 11,000 जो भी उसका अमाउंट आया था वो डाल दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ बैलेंस शीट के अंदर देखो जरा ध्यान से, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, फिर जनरल रिजर्व दे रखे हैं। और पिछला जो टॉपिक था हमारा रिजर्व का ही था कि अगर रिजर्व के बारे में कुछ भी ना बोला हो क्वेश्चन में तो हमें फिर भी उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर। अब 30,000 को किस रेशो में, 3:2:1 की रेशो में, तो 3:2:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा, तो 5 या 3, देखो जरा 30,000 था, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 कर दो बेटा, ये आ गया 2, कितना आ गया 15,000। तो 15,000 इसका आ गया, तो अगले उसका आएगा 10,000 आ जाएगा और उसका अगले का 5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी है यहाँ पर हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है। ये देखो जनरल जमे 15,000 10,000 और अगला 5,000 हो गया। क्लियर है बेटा। ये हमारा हो गया जनरल रिजर्व। उसके बाद अब देखो आपको ध्यान क्या देना है कि हम जो क्वेश्चन के ऊपर थे बेटा, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ट्रीटमेंट थी सेकंड पॉइंट की भी कर चुके हैं, थर्ड पॉइंट की भी कर चुके हैं। ठीक है, और जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट भी हो चुकी है, मतलब सारी ट्रीटमेंट हो चुकी है, लेकिन पॉइंट फर्स्ट अभी भी बाकी है। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट भी तो हमें करनी पड़ेगी ना। अब उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हमें पता है कि वैल्यू ऑफ गुडविल जो है, वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 1,50,000। अब यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, कुछ ना कुछ तो गेन और सेक्रीफाइस तो कर रहे होंगे बेटा, तो हमें गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले निकालना है और फिर जो रेशियो निकलेगा उसी रेशियो के बेस पर हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है। अब देखो बेटा चलो यहाँ पर आएंगे हम, देखो वर्किंग नोट पाते हैं। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है तो हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे, है ना। तो 3/6 में से हम माइनस करेंगे 1/3 को, तो कितना गया 1/6, ये सेक्रीफाइस कर गया। जब बी की बात कर रहे थे तो 2/6 में से 1/3 को माइनस कर रहे हैं, तो बात तो वही है। ठीक है, तो 6/6 हो गया, तो ये कट के मतलब सॉरी 0/6 हो गया, तो ये 0 आ गया। इसमें मतलब कि ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट पार्टनर की बात कर रहे हैं सी की, तो उसमें हमने देखा 1/6 माइनस 1/3 था, तो ये -1/6 आ गया, तो मतलब ये गेन कर रहा है। तो हमें पता है गेन जो कर रहा है वो गेनिंग पार्टनर होगा। ठीक है, और गेनिंग पार्टनर जो हमेशा होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो एंट्री तक क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये तो हमें चल गया पता। पर कितने अमाउंट्स होगी बेटा, तो अमाउंट देखो गुडविल का अमाउंट कितना था, हाँ जी गुडविल का अमाउंट यहाँ दे रखा आपको 1,50,000, है ना। तो 1,50,000 था ना बेटा, तो यहाँ पर आएंगे हम पीछे, यहाँ देखिए वर्क नोट में 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय कितने से सेक्रीफाइस गेन किया है, 1/6 से किया ना, तो 1/6 से कर दो इसको। 6 दूनी 12, 3 बज गया, 6×5 30, 25,000। तो 25,000 रुपये की हम एंट्री कर देंगे। देखो 25,000 रुपये की एंट्री की यहाँ पर, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। अब ये एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल था, तो इसको हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। अब देखो यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो टू एज कैपिटल, और यहाँ पर ये जो सीज कैपिटल था टू एज कैपिटल, तो इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। तो इसको आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, सबको इंडिविजुअली यहाँ पर प्लस इसके जोड़ को प्लस करना है, और यहाँ पर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो ये टोटल जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह बी के बाद आएगी, बी को यहाँ पर जो भी करना प्लस करना है, यहाँ पर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा। सी के केस में हम क्या करेंगे बेटा, सॉरी हाँ जी, तो सी का केस था, सी के केस में इसको टोटल करेंगे, और जब देखेंगे कि उसमें से सी में ये 25,000 और यहाँ पर माइनस होगा, उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरीके से आपकी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब जो भी न्यू बैलेंस शीट बनेगी बेटा, उसमें हमारा ये वाला अमाउंट जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन वाला। ठीक है, ये अपनी अब कैपिटल बन चुकी है, एक्चुअली पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो है अब ये बन चुकी है। क्लियर है।
तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आए तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ABC 1,56,500 था ना, देखो यहाँ पर भी 1,56,500 है, देखो यहाँ भी आप देखेंगे बेटा 1,56,500 था, अब 71,000 था और 10,500 था, तो ये यहाँ पर अमाउंट इन्होंने लिया हुआ है, देखिए बेटा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स देखो, अब क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू यहाँ पर लेंगे हम, तो क्रेडिटर्स कितने थे अपने, टोटल 50,000 थे, है ना, उसमें से हम कर देंगे 6,000 को माइनस कर देंगे। अब सोचो 50,000 कहाँ से आया, तो बताइए हमने जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट थी उसमें देखेंगे हमारे जो क्रेडिटर्स थे कितने थे, 50,000, तो हमने कुछ नहीं करना बेटा, ओल्ड बैलेंस शीट उठानी है, इसको पूरे अमाउंट को उठाएंगे अलग अलग को, लैंड देखेंगे, लैंड का नीचे कुछ ट्रीटमेंट है, तो अगर प्लस करना है प्लस, माइनस करना है माइनस, जहाँ जहाँ प्लस माइनस हो रहा है ठीक है, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो वही हमने बेटा यहाँ पर किया है। क्रेडिटर में से 6,000 रुपये माइनस हमारे हो रहे थे जो हमने राइट ऑफ किए थे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्स पेबल में कुछ नहीं हुआ था तो एज इट इज 20,000 आ गया। लैंड के अंदर 30,000 रुपये की हमारी जो लैंड था ऐड हुई थी तो उसको ऐड कर दिया। बिल्डिंग के अंदर हमारा 3,000 रुपये का जो अमाउंट है माइनस हुआ था, डेप्रिशिएट हुआ था, वो उसको माइनस कर दिया। प्लांट स्टॉक, बैंक स्टॉक में कुछ नहीं हुआ था बेटा, डेटर्स में कुछ नहीं हुआ था, वो एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा हमारा जो पॉइंट था ये था हमारा रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटा अपना वो रहेगा अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और ये टॉपिक बेटा अपना लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।